नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। उपचुनाव का मैदान है और शेखावाटी में सियासी घमासान है। सरदारशहर सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और लगभग कांग्रेस का भी प्लान फाइनल है। बीजेपी ने 6 बार चुनावी मैदान में उतर चुके अशोक पींचा पर दांव लगाया है। पींचा 2008 में भंवरलाल शर्मा को भी मात दे चुके हैं। उधर सरदारशहर सीट के लिए भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा ने दावेदारी ठोकी है और सभी को उम्मीद यही है कि कांग्रेस भी अनिल शर्मा को निराश नहीं करेगी। सिंपैथी वोट के सहारे अनिल शर्मा भी विधानसभा पहुंच सकते हैं। यानी शेखावाटी में सियासी तापमान बढ़ने वाला है और 2023 के फाइनल मैच से पहले इसे नेट प्रैक्टिस भी माना जा रहा है। आज चर्चा इसी अहम मुद्दे पर। हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया था, क्योंकि शेखावाटी के अंदर विशेष रूप से गोविंद डोटासरा जैसे लोगों का अपना आत्मीय लगाव है। तीसरा, कांग्रेस की सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता के लिए जो काम किए हैं, उनको कांग्रेस का कार्यकर्ता ले जाके हर किसी बूथ, ढाणी और चौपाल पे चर्चा कर सकता है। हर किसी वर्ग को जिससे सरकार ने लाभान्वित किया है, वो हथियार कांग्रेस की सरकार ने उसके कार्यकर्ताओं को दिया है। इसलिए हम कार्यकर्ताओं के दम पे, वहां पे हमारे तीनों ही जो मैंने बात की, उनके दम पे कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बड़े स्तर पे चुनाव जीतने वाली। ठीक है, रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, आसान ये सीट बीजेपी के लिए कभी नहीं रही है, लेकिन अशोक पींचा पर दाव खेला है बीजेपी ने। एक बार फिर उन्हें कैंडिडेट के तौर पर टिकट दी जा रही सीट से लड़ने के लिए। कितनी उम्मीद बीजेपी कर रही है? देखिए श्वेता जी, राजनीति के इस मैदान के अंदर पूरी ताकत के साथ और सबके सहयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान के अंदर है। और राजनीति का हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है, हर चुनाव अलग होता है। और राजनीति के अंदर एक चीज स्पष्ट है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम पूरा परिश्रम करेंगे, ये उपचुनाव जीतने का काम हम करेंगे। जहां अभी मेरे मित्र आरसी चौधरी जी कह रहे थे कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उनकी उपलब्धि के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। चीट कर 26 लाख परिवार आपसे रीट के अंदर चीट हुई है, उसका हिसाब मांगने के लिए तैयार बैठे हैं। राजस्थान के अंदर एक भी परीक्षा आपने ईमानदारी से नहीं करवा पाई, उसका हिसाब लेने के लिए युवा तैयार बैठे हैं। कर्ज माफी के ऊपर आत्महत्या करने पे मजबूर है किसान, वो हिसाब करने के लिए तैयार बैठे हैं। कौन सी लोक कल्याणकारी योजनाओं की आरसी चौधरी जी आप बात कर रहे हो, जिनके दावे के आधार पर आप चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हो? यह जरूर है कि सहानुभूति के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर या सहानुभूति के पिच के ऊपर आप बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन हम जनता को वो तमाम मुद्दे याद दिलाएंगे। मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी,
प्रदेश के अंदर एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, वो याद दिलाने का काम हम करेंगे। जल जीवन मिशन के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आखंड में आपकी सरकार के अधिकारी कर्मचारी डूबे हुए हैं, वो भी जनता को याद दिलाने का काम हम करेंगे। और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों के साथ हम चुनावी समर के अंदर रहेंगे। और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं श्वेता जी, हम सहानुभूति के पिच के ऊपर ये कितनी बैटिंग करने की तैयारी करें, उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ठीक है, यानी कि सिंपैथी वोट के लिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी, लेकिन आप इन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के बीच में, और जीत के दावे सरदार शहर के लिए किए जा रहे हैं। योगेश जी, अब अगर इस सीट के इतिहास पे जाया जाए, भंवरलाल शर्मा जो कि किसी एक पार्टी से हम कहें, जनता दल हो या फिर लोक दल हो, कांग्रेस हो, जिससे भी चुनाव लड़े हैं वो जीते हैं। एक बार बस बीजेपी को मौका मिल पाया जब भंवरलाल शर्मा को हार मिली। क्या वही सिनेरियो, वही चीजें अभी भी कायम रहेगी, या अब क्योंकि भंवरलाल शर्मा नहीं है तो अब तस्वीर बदल सकती है? क्या अशोक पीछा या फिर उनके बेटे को लेकर जैसे कहा जा रहा है कि सिंपैथी वोट के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर अनिल शर्मा को टिकट कांग्रेस दे सकती है, तो क्या इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? श्वेता, पहली बात तो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी। यही कारण है कि पीछा को ही उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। वो खुद भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि कौन ऐसे वक्त पे चुनाव लड़ना चाहेगा जब अगले साल असेंबली के इलेक्शन। और दूसरा, सरकार जिस पार्टी की होती है एक बड़ा वेटेज होता है। हम बीते इलेक्शंस का रिजल्ट देख लें, सहाड़ा में ये फॉर्मूला कांग्रेस का कामयाब रहा, पार्टी के परिवार के कैंडिडेट एमएलए बना। हम देख लें वल्लभनगर में ये फार्मूला कामयाब रहा, हम देखें सुजानगढ़ में ये फार्मूला कामयाब रहा। अब भंवरलाल शर्मा एक आइकॉन थे सरदार शहर के, पॉलिटिकल आइकॉन थे, क्योंकि उन्होंने सरदार शहर को प्रदेश के राजनीतिक मानचित्र पर अगर कोई लेकर आया तो भंवरलाल शर्मा लेकर आए। ये अलग बात है कि वो उनका जो पुराना इतिहास है वो किसी एक दल से जुड़ा हुआ नहीं रहा, वो अपने आप में खुद ही एक दल थे। मतलब एक तरह से कहा जाए तो खुद ही एक राजनीतिक महासागर थे। अब उस राजनीतिक महासागर के आगे जो नदी के रूप में उनके बेटे को आगे बढ़ाने की बात है, वो इसलिए जायज़ है कांग्रेस का ये फार्मूला कि अब तक जो कांग्रेस को कामयाबी मिली है उपचुनाव में, वो इसी फार्मूले पे मिली है। पहला चुनाव था मंडावा का, पहला चुनाव था जो तीजा जो अपना कहा जा सकता है रामगढ़ का, जब जुबेर खान जो थे कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय सचिव है, अभी उनकी वाइफ जीती साफिया खान। तो लगातार ये फार्मूला कांग्रेस का कामयाब रहा है। और सहानुभूति के साथ साथ जैसे मैंने कहा आपको कि जो फ्लैगशिप की जो प्रमुख योजनाएं हैं, चिरंजीवी हो, बिजली के बिलों में राहत देने का बड़ा मुद्दा हो, किसानों से को लेकर जो योजनाएं लेकर आई है कांग्रेस पार्टी, उसमें भी किसानों को लेकर भी बिजली को बड़ा रिबेट कांग्रेस ने दिया। तो जिसके घर के अंदर बिजली के बिल अगर कटौती से के साथ जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका माइंडसेट बदलता है। अब यहाँ पर मुकाबले की बात आती है। अब भारतीय जनता पार्टी में वहाँ भले ही सतीश पूनिया आज जयपुर में निवासी हो गए, वो आमेर के विधायक है, लेकिन मूल रूप से उनका ज़िला चूरू ज़िला है, राजगढ़ के वो निवासी हैं। राजगढ़ से एक चुनाव भी उन्होंने लड़ा है सालों पहले, हालांकि 25 साल के आसपास 24 साल के आसपास हो गए जब वो जयपुर के ही होकर रह गए। राजेंद्र राठौड़ वहाँ के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राम सिंह कस्बा और राहुल कस्बा परिवार एक राजनीतिक तौर पर एक बड़ा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को सींचने का काम इस परिवार ने उस पूरे ज़िले में किया है। और हम देखिए पड़ोसी सीट रतनगढ़ व अविनेश महर्षि हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी के वहाँ पर जो ये बड़े शत्रप हैं, सांसद वहाँ राहुल कस्बा है बीजेपी के, अब इनके ऊपर दारोमदार रहेगा कि वो किस तरह की चुनावी मैनेजमेंट बनाते हैं, किस तरह की रणनीति वहाँ पर अख्तियार करते हैं। जातिगत जो वर्गीकरण है उसको हम जानना ज़रूरी होगा। अशोक पीछा वैश्य वर्ग से आते हैं, जैसा कि पहले भी चंदनलाल बैद कांग्रेस के जीते हैं, वहाँ पे विधायक वो वैश्य वर्ग से थे, जैन कम्युनिटी से थे, ये भी जैन कम्युनिटी से है। तो एक प्रभाव होता है जैन कम्युनिटी का, बाज़ार के अंदर एक माहौल पैदा करने का काम कम्युनिटी का कैंडिडेट करता है, और बाहर भी प्रभाव होता है। भंवरलाल शर्मा का सबसे प्लस पॉइंट है कि ब्राह्मण वर्ग बड़ी तादाद में सरदार शहर का निवासी है। और यहाँ पर जो दूसरी जो अन्य जातियाँ जो निर्णायक होंगी, अभी हम आरएलपी की भी बात करेंगे कि आरएलपी का कैंडिडेट कौन होगा, आरएलपी किस तरह से वहाँ पर लेकर आएगी उम्मीदवार। चर्चा ये भी है कि आरएलडी भी वहाँ उम्मीदवार लेकर आएगी, क्योंकि करीब 60,000 के आसपास जाट मतदाता है, जो एक तरह से यहाँ का की वोटर है, की फैक्टर है
शेड्यूल कास्ट है बड़ी तादाद में, जिनमें मेघवाल बड़ी संख्या में है। इसके साथ ही माली, कुम्हार, प्रजापति, ये वोट जो मूल ओबीसी का कहा जा सकता है, ये बड़ी संख्या में है। तो एक तरह से जो जातीय वर्गीकरण में जो दो जातियां एक साथ कंफर्टेबली आएगी। कांग्रेस का प्लस फैक्टर ये होता है कि भंवरलाल शर्मा को अदर जातियों का सपोर्ट काफ़ी मिलता था, क्योंकि वो सेकुलर पॉलिटिक्स हमेशा करते थे। तो बड़ी संख्या में जो माइनॉरिटी का मतदाता है वो भंवरलाल शर्मा के साथ आता था। राजपूत मतदाता भी वहाँ पर अपने आप में एक अस्तित्व रखता है, वो भी वहाँ पर अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भंवरलाल शर्मा का फोटो लगाकर अनिल शर्मा, जैसा कि कहा यही जा रहा है, वही उम्मीदवार होंगे। तो किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, अशोक पिचा कितनी शिद्दत के साथ, कितनी हिम्मत और कितने जोश के साथ चुनाव लड़ते हैं। आज उनका जो उन्होंने स्पीच दी और जो उन्होंने उनकी बाइट हमने देखी, उसमें लग रहा था कि वो काफ़ी जोश खरोश के साथ बात बोल रहे हैं। लेकिन जो पार्टी की जो लीडरशिप है वो कितना सीरियस इस इलेक्शन को लेती है, बाई इलेक्शन को। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने कही योगेश जी। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। एसपी मित्तल जी कहते भी जब चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो या फिर विधानसभा के उपचुनाव हो, हर एक का सिनेरियो अलग होता है। अब क्योंकि 1 साल बाद चुनाव में जाना ही है, क्या जिस तरह से रामलाल जी ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे, दूसरी तरफ योजनाएं और जो सरकार के कामकाज रहे उसे लेकर कांग्रेस जाएगी, कितना इफेक्टिव रहेगा ये सरदार शहर के लिए? देखिए श्वेता, मेरा ये मानना है कि जो भी उपचुनाव होता है उसमें जो प्रदेश के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको जरूर उसके अंदर फायदा होता है। लोगों को, वहां के मतदाताओं को ये लगता है कि यदि हम क्या नाम से सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे तो हमारे कामकाज आसान तरीके हो सकते हैं। तो ये जो भावना बनी हुई है उसके लिए ये माना जाता है कि जो प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी है उसके उम्मीदवार की जीतने की ज्यादा संभावना होती है। लेकिन हम राजस्थान के पिछले 5 उपचुनाव का विश्लेषण करें एक बार, जैसा अभी क्या नाम से योगेश ने भी बताया कि साडा, सुजानगढ़ और बल्लभनगर, ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जब कांग्रेस ने जो दिवंगत विधायक थे उनकी पत्नी को या उनके पुत्र को क्या नाम से उम्मीदवार बताया और तीनों जगह क्या नाम से उनको जीत हासिल मिली। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी में राजसमंद की जो सीट है उसमें जो दिवंगत क्या नाम से किरण माहेश्वरी विधायक रही, उनकी पुत्री को टिकट दिया तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। उसका कारण ये रहा कि सहानुभूति का वोट मिला। लेकिन जब हम दरियावत की बात करते हैं तो दरियावत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे गौतम लाल मीणा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार से किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया। स्वाभाविक है कि वहां पर क्या नाम से फिर कांग्रेस को फायदा मिला और फिर कांग्रेस का उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीत पाया। तो ये तो रहा 5 उपचुनाव की स्थिति जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सहानुभूति की लहर है उस पर क्या नाम से दोनों पार्टी सवार रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस। अब सवाल आता है सरदार शहर का, तो सरदार शहर के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भंवरलाल जी शर्मा दिवंगत जो कांग्रेस के विधायक है उनके बहुत क्या नाम से अच्छी इमेज रही और कई बार वो चुनाव जीतते रहे। लेकिन इस बार वापस से तीसरी चौथी बार जो है वो अशोक चीपा को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो एक जो सहानुभूति की लहर ये मानी जा रही है कि कांग्रेस के पक्ष में रहेगी, वही सहानुभूति की लहर अशोक पिचा के पक्ष में भी इस बात को लेकर हो सकती है कि ठीक है हमने भंवरलाल शर्मा को जिताते रहे, लेकिन एक बार दोबारा से क्या नाम से अशोक चीपा को मौका। एसपी मित्तल जी वापस आपके पास लौटेंगे सर, वापस लौटेंगे बिल्कुल। अशोक पिचा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रत्याशी सरदार शहर से। अशोक पिचा जी बहुत स्वागत है आपका और आपको बधाई भी कि बीजेपी ने एक बार फिर से आप पर भरोसा जताया है। लेकिन अशोक जी, मुश्किल ये सीट अक्सर आपके लिए भी रही है, लगातार आप चुनाव लड़े जरूर है लेकिन जीत नहीं मिल पाई, सिर्फ एक बार 2008 में मिली थी। अभी कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है कि ये सीट अब अशोक पिचा ही जीत कर आने वाले हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर में जीतेगी। जहां भी मैंने सुना सहानुभूति की लहर की बात, तो ऐसी सहानुभूति वाली कोई बात नहीं है। तो मेरे सामने जो कांग्रेस का उम्मीदवार अनिल शर्मा है वो 2 साल से मंत्री बना हुआ है, लेकिन 2 साल में उसके द्वारा सरदार शहर में ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया तो अपनी छाप छोड़ सके। तो इस हिसाब से कोई सहानुभूति की बात नहीं है। फिर भी अभी वो गाँव में भी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और आज वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी द्वारा कोई काम अधूरे रह गए थे वो मैं पूरा करूंगा, जबकि सरदार शहर की जनता ने 35 साल लगातार 7 बार उनको एमएलए बनाया। अगर आज भी विकास कार्य अधूरे रह गए तो फिर सरदार शहर की जनता कितना मौका देगी उनको? क्योंकि ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार रूपी दंगल यहाँ चल रहा है। पिछले 4 साल में कांग्रेस ने होटलों में बिताए, विधायकों को स्वतंत्र कर दिया, चारों तरफ भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है।
सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, 165 गांव में से 110 गांव इरिगेशन से जुड़े हुए हैं, जहाँ ट्यूबवेल से खेती होती है। और 3 साल, 2 साल और 1 साल से 3000 किसानों ने डिमांड नोटिस भरे हुए हैं। डिमांड नोटिस भरने के बाद भी आज तक ये सरकार कनेक्शन उनको नहीं दे पाई, जबकि नियम है कि 90 दिन में डिमांड नोटिस भरने के बाद में कनेक्शन देते हैं। तो एक किसान के 10 लाख रुपए इन्होंने खर्च करा दिए। तो 3000 अशोक जी, परिवार बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ज्यादा मौका जनता ने यहाँ से दिया, लेकिन इसके बावजूद भी विकास उस स्तर पर नहीं हो पाया। लेकिन अशोक जी कहते हैं जिसका जो सत्ता में होते हैं, जो पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, उसका विधायक होता है तो उम्मीद ज्यादा रहती है। तो ऐसे में विपक्ष के किसी विधायक को, उसमें भी जब 1 साल का ही वक्त हो, तो किस उम्मीद से किया जाए कि जो विकास इतने साल में ये नहीं कर पाए आप 1 साल में करा लेंगे? इसलिए कर पाएंगे कि आज तक भवनलाल जी जो विधानसभा के सदस्य रहे, आज तक भी विधानसभा में उन्होंने उठकर सरदार शहर की कोई समस्या नहीं उठाई। मैं जब 5 साल रहा, लगातार मैंने वहाँ समस्या उठाकर, और जेन्युइन समस्या होने के कारण कांग्रेस का राज होने के बाद भी विकास के कार्य उनको करने पड़े, लेकिन वो आवाज विधानसभा में उठती है, पत्राचार से उठती है। उस मामले में मैं उनसे बहुत ज्यादा सक्षम हूँ। ठीक है, आरसी जी। श्वेता जी, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो रामलाल शर्मा जी हैं वो विधानसभा के सदस्य भी हैं, और लोकतंत्र के अंदर बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना करना ठीक नहीं है। मुझे 73 विधायक भारतीय जनता पार्टी की जीत के आए, लेकिन ये 73 विधायक में से 8-10 लोग हैं वो मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, विपक्षी भूमिका निभाने में लगातार नाकाम रहे, और केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 25 सांसद होते हुए राजस्थान को एक सौगात देने में नाकाम रहे। ये किसानों की बात करते हैं, ये और दूसरे युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। जब ये सरदार शहर की धरा पे इनके नेता उतरेंगे तब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इनका मान और सम्मान करेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैतिक हार तो स्वीकार कर ली, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो ये कहते हैं हम हमारे पूरे दम से प्रयास करेंगे। किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि हम जीत के आएंगे और डंके की चोट पे जीत के आएंगे। लेकिन आपके जो दर्शक हैं वो योगेश शर्मा जी को सुन रहे हैं, सीपी मित्तल साहब को सुन रहे हैं। इन दोनों ही जो विशेषज्ञ हैं इन्होंने कहा कि एक तो सरकार का फर्क पड़ता है और दूसरा जो सिंपैथी की लहर होती है। मैं इन दोनों ही मेरे साथियों को मैं 2017 में लेके जाना चाहूंगा, जब राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 156 भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और 25 के 25 सांसद थे। 2 सीटें अलवर और अजमेर की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निधन से खाली हुई थी, हमें उनका दुख है। तीसरी मांडलगढ़ विधानसभा भीलवाड़ा के अंदर वो खाली हुई थी। सचिन पायलट जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, रामेश्वर डूडी जी नेता प्रतिपक्ष थे। तीनों की तीनों सीट जीत के आए थे। ये राजस्थान की जनता है वो काम पे मोहर लगाती है, देश राजस्थान की तरफ देख रहा है। ये जुमलों के साथ में, बहकावे के साथ में बहने वाली जनता नहीं है। सवाल विपक्ष उठा रहा है। रामलाल जी ने भी यही बात कही, अशोक पीचा जी भी यही बात कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, योजनाएं बस लेकर आए। जो बातें कह रहे हैं ये तो जनता के बीच जाके ये वहां पे भी कहेंगे। श्वेता जो उन्होंने जो जिन बातों का जो जिक्र किया, निश्चित रूप से हम उस चौपाल पे जब उतरेंगे, और जो पीचा साहब किस प्रकार से संघर्ष करके अपनी टिकट को बचा के लेके आए हैं, उसका तो मैं धन्यवाद करना ही चाहूंगा। लेकिन यहाँ पे एक मुख्यमंत्री के दावेदार है राजेंद्र जी राठौड़ साहब, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि हम चुनाव जीत के आएंगे, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। वहां पे दूसरे बीजेपी के सांसद उन्होंने नहीं कहा। रामलाल जी कह रहे हैं, रामलाल जी केंद्र की अपनी योजना बता दें, सौगात बता दें। 1 मिनट, हाँ रामलाल जी। श्वेता जी, आरसी चौधरी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सत्ता का कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता बीजेपी की थी तब भी हम चुनाव जीते थे। काम के फर्क पड़ते हैं, सत्ता काम के फर्क पड़ते हैं। अगर आपका काम बोलता, सत्ता का फर्क पड़ता है जब आपका काम बोले। आपने केंद्र की सरकार है, आप क्या नाम लेंगे वहां पे, क्या नाम लेंगे आप, क्या नाम लेंगे आप? 750 किसानों की आत्महत्या करा दी थी, 3 काले कानून लेके आए थे, किसान की चर्चा करके देख लेना। आपने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी की विधानसभा क्षेत्र में शेर की मांग में जाकर तुमने साहस किया था, 2000 लोग नहीं जिता पाए थे। ठीक है आरसी जी रामलाल जी, ये बीती बात हो गई, और जो पहले हुआ है वो अभी होगा या नहीं ये अभी नहीं कह सकते। ये जनता का मत होगा, जो पहले हुआ है फायदा या नुकसान वो बात की बात है। योगेश जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, योगेश जी अभी जो अशोक पीचा जी ने कहा, साफ उनका कहना है कि कोई सिंपैथी लहर है ही नहीं। पहले भी जो हुआ और जो जब एक बार उनको मौका मिला था तो जो काम किए गए, जबकि इनको लगातार इतने साल काम मौका जनता ने दिया, लेकिन फिर भी विकास वो नहीं हो पाया सरदार शहर में जो होना चाहिए, और ये आधार मान रहे हैं अशोक पीचा अपनी जीत का। देखिए, अशोक पीचा बीजेपी के प्रत्याशी है, निश्चित तौर पर अब उनका काम अटैक करना है, और यहाँ उन्होंने अपने जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए जैसी उनकी है। और मुझे ध्यान है वो एमएलए बने थे और
निश्चित तौर पर वो काफ़ी एक्टिव रहे उस समय वो विधानसभा के अंदर, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, और काफ़ी उन्होंने सरदार शहर के अंदर अपना दायित्व निभाया। भंवरलाल शर्मा की मैं बात इसलिए करूँ कि राजनीति के अंदर लीडर्स का ऑरा होता है, उन लीडर्स के ऑरे के कारण उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जाना जाता है। नारायण बेड़ा भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे, परशुराम मदेरणा को चुनाव हरा दिया था, तो वो उस वक्त हराया था। पूरे अपने जीवन कालखंड में परशुराम मदेरणा एक ही चुनाव आ रहे थे नारायण बेड़ा से, वो भी कांग्रेस से लाकर बीजेपी ने उनको लड़ाया था। भैरव सिंह शेखावत की उस समय एक राजनीतिक चौसर बिछाई और वो मदेरणा जी चुनाव हार गए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था। तो ये एक किसी ने किसी, लेकिन फिर भी वो इलाका आज भी मदेरणा जी के कारण जाना जाता है, आज भी उनकी पोती वहाँ से एमएलए है। तो एक तरह से कहा जाए तो कोई क्षेत्र किसी न किसी परिवार के कारण उसका अपना एक वर्चस्व वहाँ रहता है। तो भंवरलाल शर्मा का वर्चस्व, उनके परिवार का वर्चस्व, ये किसी से छुपा नहीं है सरदार शहर की राजनीति में। और इसका फायदा कहीं ना कहीं अनिल शर्मा को मिल सकता है, यही कारण है अशोक पीछा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और पार्टी के बड़े नेता कितने मन से, कितने मनोयोग से बीजेपी के नेता उनके साथ लगते हैं, ये सबसे देखने वाली बात होगी कि वहाँ लोकल, क्योंकि भंवरलाल शर्मा मैंने कहा ना दलीय राजनीति से ऊपर व्यक्ति थे, उनके परिवार का बीजेपी के बड़े नेताओं से भी वैसे ही उनके रिश्ते रहे जैसे अन्य दलों के नेताओं से। ठीक है, और क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एसपी मित्तल जी एक फाइनल कमेंट जरूर इस पर चाहेंगे। नहीं देखिए श्वेता, मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव है भले ही शायद सहानुभूति के उस पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन जो अशोक चीपा को जो क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है उसमें भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ये जो चुनाव है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पिछला जो चुनाव था 2018 वाला, उसमें 95,000 वोट जो है वो भंवरलाल शर्मा जी को मिले थे और 78,000 वोट अशोक चीपा साहब को मिले थे। तो स्वाभाविक है कि क्या नाम से जो लीड थी वो कोई इतनी ज्यादा नहीं थी कि इस बार उसकी भरपाई नहीं की जा सके। और जो अशोक चीपा साहब ने जो अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है, मुझे लगता है कि चुनाव बहुत ही रोचक और संघर्षपूर्ण होगा। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तरफा ये नजर नहीं आता है आपके नजर में? जी, चुनाव ट्रायंगुलर चुनाव होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा चुनाव वल्लभनगर का था वैसे ट्रायंगुलर चुनाव होगा। तो क्या आरएलपी से भी कैंडिडेट थे? बिल्कुल आएगा, और ट्रायंगुलर चुनाव होगा। किसको नुकसान पहुंचाएगा? नुकसान किसी को पहुंचाए, ये ट्रायंगुलर चुनाव होगा। चलिए वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शेखावाटी में घमासान है, कैंडिडेट बीजेपी ने यहाँ पर जरूर अपना बता दिया। अशोक पीछा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल शर्मा को फाइनल माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जो कि भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं। भंवरलाल शर्मा का जिस तरह से और सरदार शहर में रहा है, लगातार वो जीत दर्ज करते आए हैं यहाँ पर, और अब जब वो नहीं है और उस सीट पर चुनाव होना है तो ऐसे माना जा रहा है सिंपैथी वोट के तौर पर अनिल शर्मा को जीत मिल सकती है। लेकिन जनता किसके साथ जाएगी? जो दावे अशोक पीछा कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, वो साथ आते हैं नहीं। यहाँ पर मुद्दे अहमियत रखेंगे या फिर सिंपैथी की बात जो कही जा रही है उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि एक साल बाद फिर चुनाव में होना है। बहुत रोचक मुकाबला ये होगा, ये तय माना जा रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।